वेलकम एवरीवन। तो बात करते हैं अमालगमेशन सेल कन्वर्जन और पार्टनरशिप फॉर्म। सर इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखो इसके अंदर ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो सर? वाकई इसके अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ा है उन सब का मिक्स जो है वो यहाँ आएगा। मतलब क्या सर? 3 चीज़ें बताइए यहाँ पर इस चैप्टर ने कि आप क्या कर सकते हो। या तो अमालगमेट कर सकते हो, या आप सेल कर सकते हो, या आप कन्वर्जन कर सकते हो। अमालगमेट अगर करते हो तो उस केस के अंदर क्या होगा? सेल अगर करते हो तो उस केस में क्या होगा? कन्वर्जन अगर करते हो तो उस केस में क्या होगा? अगर अमालगमेट करते हैं तो 2 चीज़ें हैं। एक तो है वेंडर फॉर्म और एक है आपकी परचेजिंग। सर वेंडर फॉर्म अकाउंटिंग क्या करेगी? वेंडर फॉर्म को क्या करना है? बुक्स जो है वो क्लोज करनी है। बुक्स जो है वो क्या करनी है? क्लोज करनी है। सर समझ गया। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना है, उसके अंदर सारी असेट ट्रांसफ़र करनी है, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करनी है। अच्छा, यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं होंगे। हाँ, तो यहाँ क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा। हाँ, तो सर एक काम करेंगे अपन, रियलाइजेशन का जो भी बैलेंस होगा वो पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हाँ सही बात है। अगर कोई रिजर्व हुआ तो वो भी पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। किस में कर देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देंगे। ठीक है सर। और परचेज कंसिडरेशन मिलेगा तो वो क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बाय परचेजिंग कंपनी करते थे, यहाँ बाय परचेजिंग फर्म कर देंगे, फिर उससे मिल जाएगा हमें। क्योंकि यहाँ पर अमालगमेट हो रहा है। मतलब क्या होगा? जो इस फॉर्म के जो पार्टनर है उनको क्या मिलेगा? नई वाली फॉर्म में कैपिटल अकाउंट मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो इनका जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या होगा? आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट है जो आपका नया समझने लायक होता है, वो ये कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। भाई जैसे फॉर्म जो है वो सेल होती है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के वक्त। अगर आपने जो पढ़ रखा फाउंडेशन के अंदर, उसमें क्या होता है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जब भी होता है तो क्या किया जाता है? गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है। क्लियर है? वैसे यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म ख़त्म हो रही है तो उन्होंने जो गुडविल क्रिएट की है उसका बेनिफिट क्या होगा? नई वाली फॉर्म को मिलेगा। तो उसके बदले वो क्या करेंगे? पैसा चार्ज करेंगे। तो एक तो सिंपल तरीका तो क्या है? सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि क्या करो, जो क्लोज हो रही है फॉर्म उसके अंदर क्या कर दो? गुडविल है जो रेज कर दो। क्लियर है? और नई वाली फॉर्म जो है उसके अंदर क्या कर दो? वापस गुडविल को राइट ऑफ कर दो। पुरानी फॉर्म में गुडविल किस रेशियो में रेज करो? जो उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और नई में नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दीजिए? उसको राइट ऑफ कर दीजिए। और एक दूसरा और है कि हम क्या करें? सीधे एडजस्टमेंट एंट्री करें। सर ज़्यादा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। पहला ही क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको गुडविल के एडजस्टमेंट का पॉइंट है जो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ये तो हुआ वेंडर फॉर्म का, परचेजिंग फॉर्म का। तो परचेजिंग कंपनी कैसे एंट्री करती है? सर 2 मर्जर मेथड और परचेज मेथड। तो यह परचेज मेथड के हिसाब से होगी। किस तरीके से? सर सन्ड्री एसेट ले लिया उसने, जितने जिस वैल्यू पे लिया, टू सन्ड्री लाइबिलिटी जिस वैल्यू पे लिया, टू बिजनेस परचेज जो उसने परचेज कंसिडरेशन देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ परचेज कंसिडरेशन नहीं देता है, उसकी जगह क्या कर देता है? जो उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना, उन्हीं को यहाँ ले आता है। समझ पा रहे बात? क्योंकि वहाँ देखो इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर कौन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टनर के अंदर पार्टनर कौन है उससे फ़र्क पड़ता है। समझ पा रहे बात? इक्विटी शेयर अब राम के पास है और राम ने श्याम को दे दिया, श्याम ने मोहन को दे दिया। कंपनी को कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। कंपनी उसके लिए कोई अकाउंटिंग करेगी क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पार्टनर का अकाउंट होता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? यहाँ पर जब बिज़नेस परचेज करेंगे, अगर अमालगमेट हो रहा है तो उस केस के अंदर क्या होगा? सन्ड्री एसेट आ जाएगी, टू सन्ड्री लाइबिलिटी आ जाएगी, और इस साथ साथ क्या आ जाएगा? उनका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। सर अगर कोई ज़्यादा या कम पेमेंट हुआ, तो अगर एक्सेस पेमेंट हुआ या शॉर्टफॉल का हुआ है उस केस के अंदर, तो क्या करें? ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं। क्योंकि अगर एक्सेस पेमेंट होगा तो गुडविल का वैल्यू पहले ही कर चुके होंगे। ठीक है, तो गुडविल का जो वैल्यू होगा तो वो गुडविल उन्होंने अपनी बुक के अंदर रेज कर रखी होगी। तो गुडविल सन्ड्री एसेट जब डेबिट करोगे तो वहाँ गुडविल भी लिखा हुआ होगा। समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? तो ये इस तरीके से केस बन जाएगा।
हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई आपने क्या किया, पेमेंट ज़्यादा किया या कम किया, तो वो फिर गुडविल कैपिटल रिजर्व भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे पॉसिबिलिटी है जो कम है। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। सर सेल हो गया तो कोई बात नहीं, अगर फॉर्म सेल हो गया तो उस केस के अंदर क्या होगा, सारी एसेट और लाइबिलिटी का इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। हमें तो क्या करनी है, फॉर्म को बंद करनी है, तो उस फॉर्म को बंद करनी है, सारी एसेट को रियलाइजेशन ट्रांसफ़र करेंगे, सारी लाइबिलिटी को रियलाइजेशन ट्रांसफ़र करेंगे, जो पैसा मिलेगा उनसे क्या करेंगे, लाइबिलिटी का पेमेंट करके फिर प्रेफरेंस शेयर पार्टनर को दे देंगे और बात ख़त्म करेंगे। क्लियर है। और अगर कन्वर्जन करते हैं, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म से जैसे कंपनी में चले गए, तो कंपनी से क्या कर लेंगे, इक्विटी शेयर वगैरह जो भी मिलेंगे वो ले लेंगे और वो पार्टनर को दे देंगे और उस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली बुक्स है जो क्लोज करनी। अब ये है कि अगर अमालगमेट होता है तो नई पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल अकाउंट मिलेगा, अगर सेल होता है तो पैसा मिलेगा, कन्वर्जन होता है तो इक्विटी शेयर वगैरह मिलेंगे। क्लियर है, समझ आ रही बात। तो ऐसे इनके अंदर कोई नया पॉइंट है नहीं और कोई डाउट आएगा नहीं। तो सर इसके क्वेश्चन है जो ट्रिकी क्यों होते हैं, अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि वो अमालगमेशन, सेल और कन्वर्जन के क्वेश्चन कम और एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। कैसे, वो क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं कि भाई 1 अप्रैल को उनकी ये सिचुएशन थी और 1 अप्रैल को एक नया पार्टनर आया सी, और फिर ये उन्होंने 6 महीने तक बिजनेस चलाया, फिर 6 महीने बाद तक उन्होंने अकाउंट बनाए नहीं, फिर 6 महीने बाद में उन्होंने सेल कर दिया। तब अपना मेन काम होगा 70-80% काम क्या होगा, इन 6 महीने का बिजनेस है जो अकाउंट है वो 6 महीने का अकाउंट बनाने, तब तक ना अमालगमेशन है, ना सेल है, ना कन्वर्जन है। समझ आ रही बात। अमालगमेशन वाले में तो फिर भी अमालगमेशन पॉइंट होता है, सेल और कन्वर्जन में सेल और कन्वर्जन का बहुत छोटा सा एडजस्टमेंट होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तब 6 महीने का अकाउंट बनाओ, P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ, उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करो, ड्राइंग वगैरह का एडजस्टमेंट करो, सारा एडजस्टमेंट करके उस टाइम तक की बैलेंस शीट बनाओ, और फिर उस बैलेंस शीट से रिलेशन अकाउंट बना के पार्टनर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करके उसका बैलेंस और ख़त्म करना है। क्लियर है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन होते हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा ट्राई करोगे उतना आपका इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट एक ही है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एक भी नया कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया अभी तक, और न इस पूरे चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि या तो आपने वो फाउंडेशन के अंदर पढ़ रखा है, या आपने एडवांस अकाउंट के अंदर पढ़ रखा है, या अकाउंट के अंदर ग्रुप 1 में पढ़ रखा है। वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ टोटल मिला के यूज होंगे। पता नहीं कौन सा चैप्टर में पढ़ा, ये अलग बात है कि हो सकता है कि वो कुछ है जो पार्टनरशिप फाउंडेशन वाले में पढ़ा है, कुछ अमालगमेशन वाले में पढ़ा है, कोई कहीं और पढ़ा है, लेकिन उन सारों का क्या होगा यहाँ पर यूज होगा। तो इसके अंदर जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और सर क्वेश्चन सही कैसे होगा, क्वेश्चन सही होने के लिए आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी, क्वेश्चन आपका 100% फोकस के साथ क्वेश्चन पढ़ो, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट किया तो उस केस के अंदर ये इसके क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। क्या लिखा है पहला, इलस्ट्रेशन 1, B&S आर पार्टनर क्या हो गया भाई, एक सेकंड ना। B&S आर पार्टनर इन S and company sharing profit and losses in ratio 3:1. S and T are in partner in T and company and sharing profit and losses in ratio 2:1. On 31st October 2011, they decided to amalgamate and form a new firm, Messrs. BST and Company, wherein BS and T would be partners sharing profit and losses in ratio 3:2:1. अभी इनका क्या है, अभी ये कह रहे हैं कि एक तो एस एंड कंपनी है, ठीक है, जिसमें कौन कौन पार्टनर है, बी है और एस है, और 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और एक जो है वो टी एंड कंपनी है, जिसमें क्या है एस और टी पार्टनर है और वो 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं दोनों मिला के हम क्या करें, एक BST एंड कंपनी करके फॉर्म बनाएंगे। ठीक है। देयर बैलेंस शीट जो है वो इस तरीके से दे रखी है एज अंडर कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ड्यू फ्रॉम टी एंड कंपनी, ड्यू टू एक्स एंड कंपनी। ठीक है। ये ड्यू फ्रॉम एस एंड कंपनी और ड्यू फ्रॉम एस एंड कंपनी
और ये ड्यू टू एसेंट कंपनी, ये तो बाद में क्या कर देंगे अपन लास्ट के अंदर इसको इंटर कंपनी हो गई उसको क्या कर देंगे हटा देंगे। एक एंट्री आपको जो अमालगमेशन करते हो ना वो की वही करनी। गुडविल ऑफ एसेंट कंपनी वर्थ 60,000 एंड दैट ऑफ टी ऑफ कंपनी वॉज 50,000। गुडविल की वैल्यूशन जो की उन्होंने तो एसेंट कंपनी की 60,000 और टी एंड कंपनी की 50,000। गुडविल अकाउंट वॉज not to be opened in the books of new firm, the adjustment being recorded through capital account of the partners। वो कह रहे हैं कि गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना है और सीधा उसका एडजस्टमेंट करना। अपन दोनों तरीके देख लेंगे कि अगर ओपन करें तो किस तरीके से होगा और अगर एडजस्टमेंट करें तो किस तरीके से होगा। बिल्डिंग मशीन एंड व्हीकल वर टेकन ओवर एट 50,000, 90,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। बिल्डिंग उन्होंने कितने पे लिया, बिल्डिंग जिसकी वैल्यू 25,000 है उसकी वैल्यू कितनी की है उन्होंने 50,000। मशीनरी की वैल्यू कितनी की है 90,000 और उन्होंने व्हीकल की वैल्यू की है 1 लाख। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हैज बीन क्रिएटेड फॉर 4,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ डेटर ऑफ एसेंट कंपनी एंड 5,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ डेटर ऑफ टी एंड कंपनी। वो कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाया कितना एसेंट कंपनी में 5,000, एसेंट कंपनी पे प्रोविजन का है इस पे बनाया 5,000 और इस पे बनाया दूसरी वाली पे टी एंड कंपनी पे 4,000 इस पे 4,000 का इस पे बनाया प्रोविजन और 5,000 का इस पर प्रोविजन बनाया। कंप्यूट द एडजस्टमेंट नेसेसरी फॉर द गुडविल, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ BST और डेफिसिट वगैरह इनके लिए एंट्री करनी है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अभी देखो पहले इनका क्या करना होगा, पुराने जो भी एडजस्टमेंट है ना वेंडर कंपनी के जो सेल होने वाली कंपनी है उसके जो एडजस्टमेंट है वो सारे के सारे एडजस्टमेंट कर दो। मतलब क्या हुआ, अब देखो असेट 75,000 की अगर 90,000 पे लेके जाएगा तो क्या होगा 15,000 रुपये का क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, 25,000 के एसेट कितने पे लेके जा रहे हैं 50,000 पे ले रहा है तो 25,000 का यहाँ प्रॉफिट होगा और 80,000 पे 4,000 का प्रोविजन बना रहा है तो 4,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं ये सारे के सारे किन के अल्टीमेटली पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब अमालगमेशन होगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा आगे ट्रांसफ़र होगा तो अपने को कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है जो पता करना होगा। समझ पा रहे हो? तो वो कैसे पता करें सर, तो उनको सबसे पहले से पहले तो लिख दो, ये पहले एसेंट कंपनी का कर देते हैं बी एंड एस, बैलेंस एस बैलेंस BD। शुरू में इनका बैलेंस कितना है 1,20,000 और 80,000। ठीक है, रिजर्व जो है इनका कितना है 25,000। अब क्या करेंगे वो ट्रांसफ़र कर देंगे तो रिजर्व अकाउंट है जो ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना है 25,000 है और उनका किस में 3:1 में 25,000 डिवाइडेड बाई 4 6250 इंटू 3। Hmm. 18,750। ठीक है, उसके अलावा उनके क्या हुआ है एसेट के अंदर कितने का प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी अल्टीमेटली किसका जानना है, वैसे है तो रियलाइजेशन लेकिन क्योंकि अपन पूरा करेंगे तो फिर वो उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। अपने जितना काम की चीज़ है वो ले लेते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन पे कितना प्रॉफिट हुआ है, मशीनरी पे कितना हुआ 75 से 90 75 से 90 मतलब कि कितना 15,000 का प्रॉफिट। बिल्डिंग पे 25 की जगह 50 मतलब कि 25,000 का प्रॉफिट और अदर डेटर पे 4,000 का प्रोविज़न बनाना है। मतलब कि कितना हो गया ये 15 प्लस 25,000 माइनस 4,000। ठीक है, 36,000 डिवाइडेड बाई 4 9,000 इंटू 3 27,000। ठीक है, अब अगर गुडविल रेज नहीं करते हैं
ठीक है। तब तो क्या करना है, सिर्फ इतना ही करना है। इतना करके फिर परचेजिंग कंपनी का भी एंट्री तो किसने पूछा, पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ BST एंड कंपनी। तो BST एंड कंपनी जो है वो अपनी बुक्स के अंदर अकाउंटिंग कैसे करेगी, वो कहेगी असेट का नाम लिखेगी सारों का, कैश बैंक, वो क्या लिखेगी, कैश बैंक कितने से 10,000 15,000, 10,000 15,000। फिर है ड्यू फ्रॉम टी एंड कंपनी कितने की 50। और फिर डेटर 80,000 और उसके ऊपर टू प्रोविज़न 4,000। उसके बाद में डेटर के बाद में स्टॉक 60,000, फर्नीचर 10,000, फर्नीचर 10,000, मशीनरी 90,000 एंड बिल्डिंग 25,000। और लाइबिलिटी इनकी क्या है, ड्यू टू एक्स 40,000, ड्यू टू एक्स 40,000, अदर क्रेडिटर 60,000, अदर क्रेडिटर 60,000। रिजर्व आएगा क्या, नहीं, रिजर्व तो हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं, ठीक है। बाकी क्या आएगा, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। बी की कैपिटल लेके आएंगे कितने से 120 प्लस 18 750 प्लस 27,000 165 750, ठीक है। ये हो गया 80,000 प्लस 6250 प्लस 9,000, कितना हो गया ये 95,250, ठीक है। तो ये 165 750 और 95,250, ठीक है। 10,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 90,000 प्लस 25,000, 340 4,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 165 750 प्लस 95,250। एक सेकेंड, 15,000 का कहाँ आ रहा है, 15,000 का कहाँ चेंज आ रहा है, ओ जी 50,000 25,000 का, सॉरी। और ये इस तरीके से अकाउंटिंग जो वो क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। क्लियर है सर। गुडविल का क्या कह रहे थे, एक तो ट्रीटमेंट क्या है कि गुडविल जो है आप क्या करो, रेज मत करो, ठीक है। और एक एडजस्टमेंट क्या है कि आप गुडविल को रेज करो। गुडविल को रेज करोगे तो उस केस के अंदर क्या कर दोगे, गुडविल अकाउंट भी लिख दोगे यहाँ कितने से, एस एंड कंपनी के कितने से 60,000। और क्योंकि गुडविल अगर रेज करनी है तो गुडविल का एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। उसका बेनिफिट किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर होल्ड को, ठीक है। तो गुडविल का जो बेनिफिट है वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा। 60,000 और 3:1, 60,000 इंटू डिवाइड बाई 4 15,000 और 45,000। तो अगर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देते हो, अगर रेज कर देते हो, तो आपकी अकाउंटिंग इस तरीके से होगी 165,750 प्लस 45,000 2,10,750 और 95,250 प्लस 15,000 110,250, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देते, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देते ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और ये उसका बेनिफिट जो है वो उनके कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। वैसे वैसे बी एंड कंपनी का जैसे किया वैसे वैसे एस एंड कंपनी का भी गुडविल वगैरह रेज करके सारा करके कैपिटल अकाउंट वगैरह ले लेते, ठीक है। फिर गुडविल को क्या कर देते, नई वाली पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, गुडविल का अपने आप से एडजस्टमेंट हो जाता है। समझ पा रहे हो। और एक तरीका क्या है कि आप ये ना करो, आप गुडविल को रेज मत करो, मतलब कि गुडविल को यहाँ डेबिट मत करो,
ठीक है, और ये सिर्फ अमाउंट है जो इतने से ही लिखो, ठीक है, जो अपन इस क्वेश्चन ने किया है, ठीक है, और वैसा वैसा उसमें कर दो, ठीक है। और गुडविल की सीधी एक नई वाली फॉर्म में एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। किस तरीके से, वो कैसे होगी देखिए मैं बता देता हूँ। वो इस तरीके से होगी भाई, कुछ हटाना पड़ेगा, ये हटा देते हैं। तो वो किस तरीके से होगी, देखो बी एस और टी, बी एंड कंपनी की कितनी है, बी एंड कंपनी की गुडविल कितनी, सॉरी एस एंड कंपनी की कितनी है, एस एंड कंपनी की गुडविल कितनी है, टोटल 60,000 है, जो किसको मिलनी चाहिए थी, बी और एस को मिलनी चाहिए थी, और किस में मिलनी चाहिए थी, 3:1 में, मतलब कि 15,000 एस को मिलनी चाहिए थी और 45,000 बी को मिलनी चाहिए थी। क्लियर है। वैसे वैसे टी एंड कंपनी की अगर आपको भाई इनके अंदर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एडमिशन रिटायरमेंट डेथ नाम से एक चैप्टर है फाउंडेशन का, वो एक बार वापस रिवाइज कर दें, ताकि आपको गुडविल की जो अकाउंटिंग है उसके अंदर कोई दिक्कत आए नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है रिवैल्यूएशन वगैरह पे। और अगर वो चैप्टर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, और प्लेलिस्ट के अंदर सबसे नीचे की साइड में शायद सेकंड लास्ट ऐसा कुछ है जिसके अंदर पार्टनरशिप करके उसमें 3 वीडियो है शायद, तो उसमें थर्ड जो है वो एडमिशन वगैरह, सेकंड तो मैं अपलोड, फर्स्ट और सेकंड तो मैं मिला के अपलोड कर चुका हूँ, थर्ड वाला जो है वो भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। वैसा वैसा टी एंड कंपनी की 50,000 है, जो अगर ये कंपनी इस तरीके से अमालगमेट नहीं होती तो किस किस को मिलती, एस और टी को मिलती 2:1 में, मतलब कि एस को कितना मिलता डिवाइडेड बाय 3, इसको मिलता 16667 और इसको कितना मिलता इंटू 2, 33333, ठीक है। तो टोटल पैसा इसको कितना मिलता, इसका गुडविल में कितना हिस्सा था, बी का 45,000, ठीक है, सी का कितना था 15,000 प्लस 3333 48,333, और टी का कितना था 16667, ठीक है। लेकिन अब जो नई वाली फॉर्म है उसमें टोटल गुडविल कितने के हो गए 1,10,000, और जो कौन बांटेंगे, तीनों लेंगे और उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेंगे, जो किस में लेंगे 3:2:1। तो 1,10,000 कैसे जाएंगे, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 6, 3:2:1 है ना भाई। तो इसको जाएंगे 18,333, 18,333, इसको कितने जाएंगे 36,667, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको कितने जाएंगे 60,000। अब देखिएगा ध्यान समझिएगा, इसका गुडविल में हिस्सा कितना था 45,000, जो बढ़ के कितना हो गया 60,000, तो इसमें इसका क्या हुआ, गुडविल में हिस्सा क्या हुआ 15,000 से रेज हुआ, ठीक है। इसका 48,333 था बेचारे का, जो कितना हो गया 36,667, तो इसका क्या हो गया 11,667 से कम हुआ हिस्सा, ठीक है। इसका क्या था 1,667 था, जो बढ़ के कितना हो गया 18,333, तो इसका क्या हुआ 1,667 से बढ़ा है। एक सेकेंड, इसका भी बढ़ा है 48 से 36, तो इसका कम हुआ है और इसका इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कितना हुआ है, एक सेकेंड, हाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है कहीं पे भी। 1,10,000 डिवाइडेड बाय 3:2:1 है ना, डिवाइडेड बाय 6, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 6, 18,333 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, सॉरी ये 55,000 है, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर कितना है 55,000। तो इसका क्या हो रहा है, शेयर जो है वो कितने से बढ़ रहा है 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका 1,0667 से कम हो रहा है और इसका क्या हो रहा है 1,667 से बढ़ रहा है। अब गुडविल तो क्योंकि बुक के अंदर लिखी नहीं है,
तो ये जो शेयर है जो एक्चुअल के अंदर, अब एस को तो बेचारे को एक्चुअली लॉस हो जाएगा 11667 इस गुडविल की वजह से, क्योंकि गुडविल का अगर एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो फिर गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से की जाती है कि चलो गुडविल नहीं लिखी है आपकी बुक के अंदर, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं गुडविल में तुम्हारा कितना लॉस हो रहा है। इसने कहा कि मेरा 11667 से गुडविल में लॉस हो रहा है, तो इसको कहा कि तुम्हारा इतना कैपिटल अकाउंट बढ़ा दे दो। इसने कहा ठीक है, मेरा तो टोटल जो गुडविल में हिस्सा और कैपिटल में हिस्सा वो दोनों मिलेगा। कैपिटल का बुक में लिखा है, बाकी गुडविल का बुक में नहीं लिखा है, लेकिन जिस दिन जाएंगे उस दिन गुडविल का हिस्सा तो मिलेगा। इसको कहा कि नालायक, तेरा 1667 से गुडविल में हिस्सा बढ़ रहा है, इसीलिए तेरा कैपिटल अकाउंट क्या कर देते हैं, इतने से कम कर देते हैं। और इसको कहा कि तुम्हारा 10,000 से क्या कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट कम कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। बी का कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये पक्षी पे शायद किसी को बुला रहा है। टी इज कैपिटल 1667, ठीक है, 11667। तो ये इस तरीके से एडजस्टमेंट। तो अब आपको समझ आ गया होगा दो तरीके। एक तो क्या करो, या तो पुरानी वाली फॉर्म में क्या करो, गुडविल को रेज कर दो, तो गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दो, ठीक है, और फिर क्या कर दो, उसको उनके पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो गुडविल एसेट साइड में गुडविल बढ़ जाएगी और पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। और फिर नई वाली फॉर्म में आते से ही क्या करो, गुडविल उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर दो, और या फिर क्या कर दो, एडजस्टमेंट कर दो। एडजस्टमेंट भी क्या किया है, वैसे यही किया है, ये रेज किया है, यहाँ पर रेज किया है, ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन रेज किया है, ठीक है, और ये यहाँ पर राइट ऑफ किया है। और नेट इफेक्ट जो आ रहा है वो गुडविल में नहीं लिख के अपन क्या कर रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जैसा इसको खरीदा बी एंड कंपनी को, सॉरी एस एंड कंपनी को, वैसा टी एंड कंपनी को खरीदेंगे, ठीक है। ये टी एंड कंपनी को खरीदा, ये इनका गुडविल का एडजस्टमेंट हुआ। और एक उनका इंटर कंपनी ओविंग वो दिखा रहे थे, ड्यू फ्रॉम एक्स एंड कंपनी। एक्स एंड कंपनी कोई आउटसाइडर है, सॉरी, ड्यू फ्रॉम टी एंड कंपनी और ड्यू टू एस एंड कंपनी। तो ये दोनों आपस में हटा दो, इंटर कंपनी ओविंग है, तो ये इंटर कंपनी ओविंग है जो हटा दी, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, इसके अलावा और क्या लिख रखा है, पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बीएसटी कंपनी अज्यूमिंग दैट एक्सेस डेफिसिट कैपिटल टेकिंग टीज कैपिटल एज बेस। वो कह रहा है टी की कैपिटल को बेस लेके फिर क्या करना है, जिसका ज़्यादा या कम है विद रेफरेंस टू शेयर आर टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। वो कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देख लेंगे, और जिसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस ज़्यादा या कम होगा उसको क्या कर देंगे, करंट अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये तो वैसे कैपिटल अकाउंट बना रखा होगा, मैं वहाँ बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये इसका करने के बाद में टोटल कैपिटल कितनी आ रही है, 1,55,750, 250 और 70,000। तो उसने कहा टी को क्या कर दो, बेस ले लो, और उसके बाद में क्या कर दो, उनका ज़्यादा या कम जो भी हो करंट अकाउंट ट्रांसफ़र कर दो। तो इसका 70,000 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। वो कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल अकाउंट बैलेंस रखना। तो इसका डबल इसका होना चाहिए, तो ये 140, और इसका ट्रिपल इसका होना चाहिए, तो 2,10,000 इसका बैलेंस होना चाहिए। तो जो भी कम या ज़्यादा है वो क्या कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसका क्या 155,750 है, ठीक है, और 2,10,000 चाहिए, तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे उतना, ठीक है। और इसका 250 है और 140 चाहिए, तो एक्स्ट्रा जो है वो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 2 कैसा है, पीछे का सीन कैसा लगता है आपको, अच्छा खासा हरा भरा। गांव से कौन कौन है, जो गांव से है उनको पता होगा। एक्चुअल में ये जो है वो बाढ़ है, बाढ़ कहते हैं, खेतों के चारों तरफ होती है। इसमें पहले बहुत ज़्यादा चिड़िया रहते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। लेकिन लोगों ने क्या किया, इंसान धीरे धीरे उसका लालच जैसे जैसे बढ़ा, उसने क्या किया, यहाँ जो है वो तारबंदी कर दी और ये बाढ़ है जो हटा दी। हमने अभी भी बाढ़ रख रखी है, लेकिन बहुत 2 खेत है जिसमें से एक को तो फिर भी हमने क्या वो लड़ा के इसको रखवाया है, बाकी एक खेत की तो हटा चुके हैं। तो तारबंदी कर देते हैं, फिर वो एकदम प्लेन हो जाता है, फिर चिड़िया वगैरह के घोंसले वगैरह की कोई जगह नहीं बचती। बाकी इसके अंदर बहुत सारे घोंसले होते हैं, बहुत सारी चिड़िया यहाँ जो रहती हैं, और यहाँ आके बैठो, बहुत ज़्यादा सुकून है। आपको भी जब टाइम मिले तो घूमने ज़रूर जाओ, हिमाचल वगैरह बहुत शानदार। अब तो पता नहीं कोरोना की वजह से कब वापस घूम पाएंगे, लेकिन
बहुत एक्सपीरियंस बहुत मिलता है। और सोलो ट्रिप करना चाहिए, अगर घूमने भी जाओ ना तो सोलो ट्रिप। एग्ज़ाम दो अच्छे से, हर काम फटाफट करो, जल्दी करो, जल्दी कंप्लीट करो इसको। एग्ज़ाम में एक बार दिया फिर नहीं हुआ, फिर दूसरी बार दिया फिर नहीं हुआ, तीसरी बार दिया नहीं हुआ। जब आपको पता है मेहनत करनी पड़ेगी तो एक बार में कंप्लीट करके ख़त्म करो। जितना जल्दी सीए करोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो टाइम मिलेगा आपको वो सीए कंप्लीट करने के बाद में और शादी हो जाए उससे पहले का टाइम होगा। उसके बीच में आप पूरी तरीके से फ्री होंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं, पैसा होगा, आराम से घूमो फिरो, मौज करो, मज़े करो, जहाँ जाना है वहाँ घूमने जाओ, सोलो ट्रिप करो, अकेले घूमने जाओ, उसका एक्सपीरियंस अलग है, फ्रेंड्स के साथ जाओ, उसका एक्सपीरियंस अलग है। लेकिन इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंप्लीट जल्दी करना होगा, नहीं तो फिर एक एज आ जाती है, फिर उस एज के बाद में जैसे 27-28 की एज में जाके 29 की एज में जाके सीए बनते हैं। और वो सिर्फ अपनी लेजीनेस की वजह से, ऐसा कोई उसके अंदर ये नहीं है कि भाई, क्योंकि जो 2 अटैम्प्ट लगा के पास या 3 अटैम्प्ट लगा के पास हो रहा है वो पहले अटैम्प्ट में भी हो सकता है। बस ये है कि आपकी लेजीनेस है जो आपको मरवा सकती है। तो जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी, जैसे अब 22-23 की उम्र में या 24 की उम्र तक जाते जाते अगर कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में 24 से लेकर 26-27 आजकल नॉर्मली शादी होती है, तब तक जो फुल एंजॉय है बैचलर लाइफ का वो किया जाए, उसमें मज़े आएंगे। बाकी भाई जैसी आपकी इच्छा, मेरे हिसाब से तो पढ़ो और जल्दी कंप्लीट करो ताकि मज़े आएंगे बहुत ज़्यादा। और घूमने तो अकेले जाना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इलस्ट्रेशन 2 थोड़ा बातों में बैठ गया, चलो इलस्ट्रेशन सेकंड। ऑन 31st March 2012 श्री रमन एक्वायर ऑन पेमेंट ऑफ 80,000 द बिजनेस ऑफ मेसर्स गुप्ता एंड सिंह, टेकिंग ओवर एट बुक वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसेट एंड लाइबिलिटी। डेटर लिया उसने 35,000 पे, फर्नीचर लिया 3,000 पे, 46 पे स्टॉक लिया, क्रेडिटर लिया 10,000। देयर वॉज नो चेंज बिटवीन 1st January 2012 एंड 31st March 2012 इन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर। अच्छा, वो कह रहा है कि 1 जनवरी से, देखो अभी बिजनेस कब खरीदा हमने खरीदा 31 मार्च को, और वो कह रहा है 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक जो असेट नहीं लिए उनके बुक वैल्यू में कोई चेंज आया नहीं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं। द सेम सेट ऑफ बुक्स हैज़ बीन कंटिन्यूड आफ्टर द एक्विजिशन एंड नो एंट्रीज ऑफ द एक्विजिशन हैज़ बीन पास्ड एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ 80,000 मेड बाय द श्री रमन। ओहो, वो कह रहा है कि जब हमने असेट खरीदी तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी, डेटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर टू बिजनेस परचेज। डेटर कितने से, 35,000 से, फर्नीचर कितने से, 3,000 से, स्टॉक कितने से, 46,000 से, 10,000 के क्रेडिटर, और बिजनेस परचेज कितने से। थोड़ा ध्यान समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अलग है, 80,000। तो एक्चुअल में हम क्या कहते हैं कि हमने एसेट कितने के लिए, 35 प्लस 3,000 प्लस 40,000 माइनस 10,000, 68,000 के एसेट लिए। एक सेकंड देख लेते हैं, 35, 10 और 46 है, सॉरी एक सेकंड ना, 35,000 प्लस 3,000 प्लस 46,000 माइनस 10,000, हमने 74,000 के एसेट के लिए पेमेंट दिया 80,000। तो जो हमने एक्स्ट्रा 6,000 दिए वो हम क्या मानेंगे कि गुडविल के लिए दिया। ऐसे ही करते हैं ना, परचेज मेथड के हिसाब से मानते हैं, बाकी जो नॉर्मली जहाँ भी होता है वो, ठीक है। बाकी के 6,000 गुडविल के, और फिर हमें क्या एंट्री करनी चाहिए थी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000 का पेमेंट की एंट्री करनी चाहिए थी। अब इसने क्या किया, नालायक ने ये वाली एंट्री तो की, लेकिन ये वाली एंट्री उसने की नहीं। और तो और उसने जो पुरानी वाली बुक जो थी ना, वो बुक जो है वो सेम कंटिन्यू कर रहा है, मतलब कि जो एसेट नहीं भी लिए ना वो भी उसकी बुक के अंदर चल रही है। अब क्या करें, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर द बिजनेस परचेज अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2012 एंड बैलेंस शीट एट दैट डेट, और बैलेंस शीट बताना है, ठीक है। अब दिसंबर, ये बैलेंस शीट जो ये कब की दे रखी है, दिसंबर 2011 की, जबकि हमने तो बिज़नेस खरीदा ही कब है,
31 मार्च को। हमने बिज़नेस कब खरीदा है? 31 मार्च को। तो अपन पहले तो क्या कर लेते हैं, इस बैलेंस शीट को कन्वर्ट कर देते हैं 31 मार्च में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 31 मार्च में, ठीक है। तो 31 मार्च को इनके बैलेंस क्या थे, तो वो क्या कह रहे हैं, जो जो एसेट और जो जो लाइबिलिटी हमने लिए ना उन्हीं के अंदर चेंज आया, बाकी में चेंज आया नहीं। तो फर्नीचर जो है वो 3000 है, और इस दिन 31 मार्च को भी उसकी वैल्यू कितनी? 3000 है। इन्वेस्टमेंट हमने ख़रीदा है क्या? नहीं, इन्वेस्टमेंट हमने नहीं ख़रीदा है। तो वो कह रहा है कि जिस एसेट को हमने नहीं ख़रीदा उनकी वैल्यू में कोई चेंज आया नहीं। इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ली है क्या? नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ली नहीं है, तो इसकी भी वैल्यू क्या है? 2000 की 2000। क्रेडिटर जो है वो कितने के? 10,000 के। क्रेडिटर कितने के? 10,000 के। इनकी वैल्यू कितनी? 10,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? 46,000, ठीक है। और डेटर की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 35,000, ठीक है। बाकी जो एसेट नहीं लिए, बैंक लोन हमने लिया नहीं, तो उसकी वैल्यू 18,000 की 18,000, और कैपिटल अकाउंट 30,000 और 20,000। तो सर ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है वो प्रॉफिट और लॉस है। कैसे पता चलेगा भाई? बाकी और किस वजह से होगा? 3,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 46,000 प्लस 35,000 माइनस 30,000 माइनस 20,000 माइनस 18,000 माइनस 10,000, 13,000। तो 13,000 का क्या है? P&L है 13,000। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब जो जो एसेट हमने नहीं लिए पहले उसको क्या कर देते हैं? हाईलाइट कर देते हैं। फर्नीचर लिया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, ठीक है। स्टॉक लिया है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया है। स्टॉक लिया है, ठीक है। डेटर लिया है, ठीक है। क्रेडिटर लिया है, ठीक है। बैंक लोन नहीं लिया है, ठीक है। ये श्री सिंह कैपिटल ये भी अपनी नहीं है। गुप्ताज कैपिटल ये भी अपनी नहीं है। और बाकी जो है P&L, ये जो 13,000 का प्रॉफिट है, जो कब से कब तक का है? 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का है। जब तक बिज़नेस हमारा था क्या? नहीं, तब तक का ये बिज़नेस भी हमारा नहीं है, तो ये चीज़ भी हमारी नहीं है। तो हमें जब बिज़नेस ख़रीदा था तब हमें क्या करना चाहिए था? जो जो एसेट लिए और जो जो लाइबिलिटी लिए उसको एंट्री करनी चाहिए थी, और जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है वो हम क्या करते हैं? गुडविल के जरिए लिखते हैं। क्लियर है? तो ये एंट्री हमें करनी चाहिए थी अपनी बुक के अंदर। कौन सी वाली? ये वाली एंट्री हमें करनी चाहिए थी, लेकिन ये एंट्री हमने की नहीं। अब बचता है क्या? हो जब हो चुका तो हो चुका, नहीं किया तो नहीं किया। तो सर अब क्या करें? तो अब देखो, और तो और उसने क्या किया, बुक भी वही कंटिन्यू कर रहा है। जो पुराने वाले की बुक है ना, वो की वो बुक है जो क्या कर रहा है, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो अब करें क्या? तो अब करें ये कि भाई अब अपनी बुक के अंदर कुछ एसेट ऐसी है जो अपन ने ली है, ठीक है, और वो अपनी बुक के अंदर है, तो वो तो होनी चाहिए। और कुछ एसेट ऐसी है जो अपनी बुक के अंदर नहीं है, और जो कुछ एसेट ऐसी है जो अपनी बुक के अंदर है लेकिन अपन ने नहीं ली। समझ पा रहे बात? क्यों? क्योंकि हमने पुराने वाले की सेम बुक है जो कंटिन्यू की। तो एक्चुअल में करना ये चाहिए था, जो जो एसेट और जो जो लाइबिलिटी हमने ली वो अपनी बुक नहीं बनाते, उसमें लिखते, लेकिन हमने क्या किया? पुराने वाले की बुक कंटिन्यू की। तो उसमें से कुछ एसेट अपनी है जो तो सही है, चलो रहने दो, और जो जो एसेट अपनी नहीं है वो एसेट क्या करनी होगी? हटानी होगी, ठीक है। इसके अलावा 31 मार्च को हमने क्या किया है? बिज़नेस परचेज टू कैश किया है। तो अपनी बुक के अंदर एक बिज़नेस परचेज अकाउंट भी है जिसको भी क्या करना है? क्लोज करना है। समझ पा रहे हो? बिज़नेस परचेज एक्चुअल में तो क्या करना चाहिए था? 2 बिज़नेस परचेज करके तो ये यहाँ ऑटो क्लोज हो जाता, लेकिन हमने बिज़नेस परचेज टू कैश की तो एंट्री की है, लेकिन उसको एसेट वगैरह खरीदे उसकी एंट्री की नहीं है। तो फिर अब क्या करें? तो अब जस्ट ऑपोजिट करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं? जो जो एसेट लेते हैं उनको डेबिट करते हैं, जो जो लाइबिलिटी को लेते हैं उनको क्रेडिट करते हैं, और 2 बिज़नेस परचेज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है? जो जो एसेट नहीं लिए उनको क्या करना है? हटाना है। जो जो लाइबिलिटी नहीं लिए उनको क्या करना है? हटाना। और किसके थ्रू हटाना? बिज़नेस परचेज के थ्रू हटाना। तो कैसे हटाएं सर? इन्वेस्टमेंट क्या हो रखा है? डेबिट हो रखा है, तो उसको क्या करो? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से? 5,000। इंश्योरेंस पॉलिसी टू
इंश्योरेंस पॉलिसी कितने से, 2000 से, ठीक है। श्री गुप्ता कैपिटल कितने से, 30,000 से। श्री सिंह कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 से। बैंक लोन 18,000 से, ठीक है। और P&L पुराने वाले से रिलेटेड कितना है, 13,000 है, वो अपने को हटाना, ठीक है। और हमने क्या कर रखा है, बिजनेस परचेज टू कैश वाली एंट्री कर रखी है, तो बिजनेस परचेज डेबिट कर रखा है, क्रेडिट हमने किया नहीं, तो क्या कर देते हैं, टू बिजनेस परचेज। समझ पा रहे हो बात। नॉर्मली जो करते हैं वो वाले कॉन्सेप्ट यहाँ चलेंगे नहीं, क्योंकि पुरानी वाली बुक है जो चल रही है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि भाई हमने जो जो एसेट नहीं लिए वो भी हमारी बुक के अंदर पड़ी है, तो उन सारी एसेट को हटा दिया, और जो जो लाइबिलिटी हमने नहीं ली वो सारी हटा दी, ठीक है। तो ये सारा कुछ करके कर दिया। तो अब बैलेंस कितना आ रहा है, 80,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 माइनस 20,000 माइनस 30,000 माइनस 18,000 माइनस 13,000, 6,000 का बैलेंस आ रहा है, जो किसका होगा, गुडविल का होगा। सर ये क्या बात हुई, वहाँ पर भी गुडविल का 6,000 और यहाँ पर भी 6,000, ऐसा क्यों हुआ। तो देखो भाई, जाहिर सी बात, एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अगर उसको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया है तो उतना पेमेंट एक्स्ट्रा रहेगा। समझ पा रहे हो बात। तो यहाँ पर जस्ट आपने तरीका बदला है, लेकिन अल्टीमेटली आपका आंसर है जो उसी तरीके से आएगा। तो क्या ये करने से आपका सारा काम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, बिजनेस परचेज 80,000 का डेबिट हो रखा था, वो आपने क्रेडिट करके हटा दिया, ठीक है। गुडविल 6,000 का आपका आना चाहिए था, वो आ गया, ठीक है। P&L आपने 13,000 का डेबिट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, पुराने वाले से रिलेटेड। आपका प्रॉफिट है क्या, नहीं, ठीक है, क्लियर है। और ये करके इस तरीके से कर दोगे तो ये तो बन जाएगा बिजनेस परचेज अकाउंट। अब क्या हुआ, 31 दिसंबर को, अभी तक तो इसका नालायक का 31 दिसंबर को चल रहा है, ये एंट्री भी हम कब कर रहे हैं, 31 दिसंबर को। तो उसका ट्रायल बैलेंस इस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें से जो जो एसेट अपनी नहीं है वो तो पहले ही हटा दो, क्योंकि अपन हटवा चुके हैं। कौन से, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को हटा चुके हैं, तो इन्वेस्टमेंट हट जा, इन्वेस्टमेंट हट जा, इंश्योरेंस तू भी चला जा, ठीक है, इंश्योरेंस तू भी चला जा, इंश्योरेंस भी क्या, ठीक। श्री सिंह तेरी कैपिटल का है, श्री सिंह तेरी कैपिटल तू भी चला जा। गुप्ता तेरी कैपिटल का है, गुप्ता जी आपकी कैपिटल को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। बैंक लोन, बैंक लोन का है, ये रहा, इसको भी हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये अपन ने हटा चुके हैं। और गुडविल जो है वो आ चुकी है, तो गुडविल यहाँ लिख दीजिए, गुडविल कितने से आ चुकी है, 6,000 से गुडविल आ चुकी है, ठीक है। P&L अभी कैलकुलेट करना है, लेकिन जब भी कैलकुलेट करेंगे तो P&L से लिख देते हैं। P&L में कितना, 13,000 चार्ज करना है, 13,000, ठीक है। और बिजनेस परचेज अकाउंट तो भी हट चुका है। ये सारा किसके थ्रू, इस एक अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू सारा हो चुका है। बिजनेस परचेज एसेट डेबिट है, तो उसको हम क्या कर चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं। अब सर इस क्वेश्चन में क्या बचा, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ये 31 दिसंबर को है, ठीक है, और ये 31 दिसंबर 2011 को है। तो 31 दिसंबर 2011 से लेकर 31 दिसंबर 2012 का P&L बन जाएगा, 31 दिसंबर की बैलेंस शीट बना देंगे। सर लेकिन उसमें से तो 3 महीने तो अपने पास था ही नहीं। कोई बात नहीं, 3 महीने अपने पास नहीं था, तो 3 महीने का जितना प्रॉफिट था उसकी एंट्री हम सीधा P&L में कम करने की एंट्री कर ही देंगे 13,000 से टू बिजनेस परचेज की। ये अपना नहीं, ये पुराना वाले का। फिर इस तरीके से ये क्वेश्चन है जो हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बिजनेस परचेज अकाउंट, ये P&L का डेबिट वो आ गया, सेल्स क्लोजिंग, ठीक है ये। और ये बिजनेस परचेज जो 13,000 है ये चार्ज कर दोगे। बाकी नॉर्मल कैपिटल अकाउंट जैसा बैलेंस शीट है वैसा बैलेंस शीट बन जाएगा और सारा कुछ कर लोगे। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन 3 जो है वो सेम जैसा इलिस्ट्रेशन 1 है वैसा है, ठीक है। लाइन भी लाइन बाय लाइन सेम है। गुडविल वाज वैल्यूड एट 75,000, सिर्फ अमाउंट है जो चेंज किए। बिल्डिंग मशीनरी एंड व्हीकल जो है वो भी सेम वैसा वैसा सेम डिटो, और वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाला है। तो इसमें
ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा या इसको चाहो तो छोड़ भी दीजिए, क्योंकि ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट चेंज किया है, तो कुछ सीखने को वैसे भी मिलेगा नहीं, तो यूँ टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं। आइए इलस्ट्रेशन 4 पे। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए एंड बी एज ऑन 31 March 2015. It was agreed that Mr. C is to admitted for a fifth share in future profit from 1 April 2015. वो कितने के लिए? 1/5 के लिए सी को एडमिट कर रहे हैं। अब देखो एक्चुअल मैंने क्या कहा था, कन्वर्जन हो गया है या फिर सेल हो गया, इसके अंदर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कुछ होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं पहले एडमिशन का फिर रिटायरमेंट का और इनका कॉन्सेप्ट डाल देते हैं काफ़ी सारा, और लास्ट में छोटा सा लिख देते हैं कन्वर्जन हुआ। ही इज़ रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट कैश टुवर्ड्स द गुडविल एंड 10,000 टुवर्ड्स कैपिटल, और वो 10,000 किसके लिए लेके आएगा? कैपिटल के लिए, और बाकी का किसके लिए लेके आएगा? गुडविल के लिए लेके आएगा। द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से दी गई है। द पार्टनर ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनर ए और बी जो है वो क्या करते थे? 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते थे। मिस्टर ए रिसीविंग ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ फ्रॉम वेरी इंसेप्शन ऑफ द फर्म इन द ईयर 2000, पता नहीं कौन सा है, इन एडिशन टू शेयर इन प्रॉफिट। वो कह रहे हैं कि शुरुआत से जो मिस्टर ए है उसको क्या करते थे हम? 500 रुपये पर मंथ की सैलरी देते थे। द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:1 है। मिस्टर ए विल नॉट गेट एनी सैलरी आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। तो ये क्या हो जाएगी? फ्यूचर की सेविंग हो जाएगी। ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर द लास्ट 5 year। द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉफिट इज एज अंडर, इस तरीके से दे रखा है। द अबव प्रॉफिट एंड लॉस आर आफ्टर चार्जिंग द सैलरी ऑफ मिस्टर ए। जब भी आप गुडविल वगैरह की कैलकुलेशन आपको कही जाए तो आप क्या चीज़ देखोगे कि बैलेंस शीट में देख लीजिए कोई नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो इसके अंदर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 6% डिबेंचर इन वाई लिमिटेड। सर इसका क्या होगा? इसका क्या होगा देखेंगे अभी। ठीक है। The profit of the year ended 31 March 2011 include extraordinary profit of 30,000। वो कह रहे हैं कि 2011 का है, 2011 उसके अंदर 30,000 रुपये का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है, तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट को हटा देंगे। ठीक है। एंड लॉस इन द ईयर ऑफ 2012 के अंदर ऑन अकाउंट ऑफ लॉस बाय स्ट्राइक 20,000, तो इसमें से 20,000 का लॉस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो वापस ऐड कर दें। तो अब 2011 का एक्चुअल प्रॉफिट कितना बचा? लॉस बचा 10,000 का, और ये क्या है? लॉस था 10,000 का प्लस 20,000 का प्रॉफिट, मतलब 10,000 का प्रॉफिट। और ये क्या हो गया? 20,000 का प्रॉफिट, 25,000 का प्रॉफिट और 30,000 का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया भाई? 30 + 25 + 20 + 10 - 10 कितना हो गया प्रॉफिट? 75,000। कितने सालों का है? 5 सालों का। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? डिवाइडेड बाय 5, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000। क्या एवरेज प्रॉफिट से सीधा गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी क्या? नहीं, उसमें अगर कोई फ्यूचर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम है तो वो हटानी होगी, और फ्यूचर में अगर कोई सेविंग होने वाली है तो वो हटाएंगे। तो फ्यूचर में सेविंग होने वाली है क्या? 500 रुपये पर मंथ अभी दे रहे थे, तो पूरे साल भर का कितना दे रहे थे? 6,000, जो आगे वाले साल से नहीं देना पड़ेगा। तो ये 6,000 की आपकी क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी। लेकिन आपका एक डिबेंचर था जिस पे इन्वेस्ट कर रखा था 20,000, जिस पे 6% आपको रिटर्न मिलता है 1,200 रुपये, वो क्या है? नॉन ट्रेड है, क्योंकि दूसरों कंपनी के डिबेंचर ले लो, इक्विटी ले लो, उसमें आपकी गुडविल का कोई रोल होता है क्या? नहीं। गुडविल की कैलकुलेशन के बारे में अगर आपको और डिटेल देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने वीडियो शेयर किया शायद, उसमें भी थी गुडविल फाउंडेशन वाला, तो उसके अंदर पूरा अच्छे से आपको पता चल जाएगा। 5,000 + 6,000 - 1,200 19,800। ये क्या आ गया? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और ये क्या करना है? इसको कितने साल तक करना है? 2 years परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 19,800 मल्टीप्लाई बाय 2, 39,600। कितना? 39,600।
इट वॉज एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। वो कह रहा है कि गुडविल की जो वैल्यू है वो क्या करनी होगी, फर्म के बुक के अंदर ओपन करके रखनी है। तो क्या कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, क्योंकि ये तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के, टू ए और बी, टू ए टू बी 39,600, उसको किस रेशियो में बांटना है, 3:2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 23,760 और 29,600 माइनस 23,760, 15,840। और नया वाला पार्टनर है जो अपना शेयर कितना लेके आएगा भाई, उसका शेयर अब कितना है, 39,600 में उसका शेयर कितना है, डिवाइड बाय नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका, 3:1:1। सी है ना एडमिशन, तो डिवाइडेड बाय 3 2 5, 3 और 2 5, सॉरी 39,600 डिवाइडेड बाय 5। तो सी शेयर कितना है, सी शेयर कितना है, 7920। तो वो गुडविल के लिए कितना लेके आएगा, 7920। द ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब उसका अभी तक उसमें से जो उसके P&L वाला आइटम है वो लेस नहीं हुए, वॉज 40,000 बिफोर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी उसमें से लेस करना है, ठीक है, वो तो वैसे ही P&L होता है। ट्रेडिंग मतलब ओपनिंग, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग का बैलेंस। द पार्टनर हैड विड्रॉन इज 1,000 पर मंथ एज ड्राइंग। वो हर कोई है जो 1,000 पर मंथ के हिसाब से ड्राइंग भी करते हैं। द वैल्यू ऑफ अदर एसेट एंड लाइबिलिटी ऑन 31 मार्च 2016। अच्छा 31 मार्च 2016 को साल का कंप्लीट हो रहा है, तो उस दिन बिल्डिंग थी 60,000 की, स्टॉक जो था 40,000 का, डेटर की वैल्यू थी नहीं, इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000 का, लाइबिलिटी जो है वो नील। कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट कर देंगे। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ऑन द क्लोजिंग बैलेंस एंड इंटरेस्ट एट 6% ऑन एज लोन। वो कह रहा है कि बिल्डिंग पे क्या कीजिएगा, 5% का डेप्रिसिएशन लगाइएगा। तो डेप्रिसिएशन कितने का होगा, 60,000 का 5% मतलब कितना, 3,000। तो ये कितना हो गया, 60,000 माइनस 3,000 कितना हो गया, ये 57,000, ठीक है। एंड इंटरेस्ट एट 6% ऑन एज लोन। ए का जो लोन है, ए का कितना लोन है, इस पे 6% मतलब कि 600 रुपये का ब्याज भी देना है, ठीक है, दे देंगे। दे अप्लाइड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फॉर्म। अब देखो कन्वर्जन का तो लास्ट में छोटा सा पॉइंट है, कन्वर्जन से पहले तो अब यहाँ तक कोई कन्वर्जन का पॉइंट है क्या, नहीं। 31 दिसंबर 31 मार्च 2016 तक अपने को क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले तो P&L बना देते हैं। P&L कैसे बनाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट 40,000, ठीक है। एक तो इंटरेस्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट है, मतलब कि P&L का आइटम है जो कुछ भी नहीं हुए, तो आपको एक बार तो बैलेंस शीट देख लेनी है भाई। 6% डिबेंचर इस पर इन्वेस्टमेंट कर रखा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा क्या, ये एक इंटरेस्ट मिलने की एंट्री कर दोगे, बाकी एक डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दो, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी, एक ए के लोन पे ब्याज दे दिया, और बाकी का उनको 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उस टाइम तक कि अपने को क्या कर देनी पड़ेगी, उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये दोनों 40,000 और 50,000 थे, ठीक है। जनरल लेजर वो नया वाला पार्टनर आया, उससे पहले क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वैसे आप एक बार चाहो तो मेरे हिसाब से आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, जब वहाँ पार्टनरशिप करके सबसे सेकंड लास्ट जो है ना प्लेलिस्ट, उसके अंदर थर्ड जो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, वो भी देख ही लीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि एडमिशन के वक्त किस क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, रिटायरमेंट के वक्त क्या क्या होता है, और डेथ के वक्त क्या क्या होता है। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल के अंदर आधे से ज़्यादा तो क्वेश्चन एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और गुडविल का जो है 23,760 और 15,840 यही था, 23,760 और 15,840 ये इन दोनों का कर दिया, ठीक है। और वो कितना लेके आएगा, टोटल 10,000 उसका और 7,920 इसके गुडविल का, ठीक है। ये हो गया इनका।
ये इनका P&L का जो था वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया और वो 1000 पर मंथ के हिसाब से ड्राइंग करते हैं वो कर दिया और ये इनका बैलेंस आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है, उनकी बैलेंस शीट बना देनी है। इसके बाद में उनकी क्या करनी, बैलेंस शीट बनानी। बैलेंस शीट में गुडविल आएगा क्या? हाँ गुडविल आएगा, क्योंकि गुडविल अभी तक रेज की हुई है, राइट ऑफ की हुई नहीं है। ठीक है, तो फिर ये बैलेंस शीट तो वैसे अब कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। अच्छा, इन्होंने कंपनी की बनाई है बाद में। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ है, पहले उसकी पार्टनरशिप फॉर्म की अगर बैलेंस शीट बनाना चाहो तो पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट है जो बना दो। ठीक है, ये हो गया इसकी लैंड एंड बिल्डिंग, उसका डेप्रिसिएशन हटा दिया, इन्वेस्टमेंट हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक है, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल और ए का लोन और इंटरेस्ट इसका ड्यू मानते हो, और अगर पे मानते हो तो पे भी मान सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। ठीक, अगर ये पे किया हुआ मानोगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ कैश का बैलेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो कैश बैलेंस कर देंगे। अब यहाँ से एक्चुअल के अंदर आपका जो सेकंड एडवांस अकाउंट का पॉइंट है वो सिर्फ इतना सा है कि दे अप्लाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इनटू ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ABC लिमिटेड फॉर सर्टिफिकेट रिसीव्ड ऑन 1/4/2006। दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट कैपिटल अकाउंट of the partner into share capital account in the ratio of 3:1:1 on the basis of total capital as on 31/3/2016. If necessary, partner has subscribed the fresh capital or withdraw. वो कह रहे हैं कि 31/3/2016 को हमारा जो बैलेंस था, कहाँ है 31/3/2016 को, वो कह रहे हैं कि इनका टोटल कीजिए। ठीक है, कितना है 13,440 प्लस 65,360 प्लस 80,320, टोटल होता है 159,120। वो कह रहे हैं इसको क्या कर लेंगे हम 3:1:1 के रेशियो में कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 5। तो इसका बैलेंस कितना करना है, सी का ABC 31,824 31,824 और मल्टीप्लाई बाय 3 95,472। और जो भी कम पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है वो क्या कर लेंगे, पैसा ले आएंगे। हैव टू सब्सक्राइब फॉर फ्रेश कैपिटल और विड्रॉ, या तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे या फिर विड्रॉ कर लेंगे। तो बाकी के लिए वो क्या कर देंगे, कैश दे के इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह ले लेंगे। क्लियर, और फिर इस तरीके से इनका कन्वर्जन हो जाएगा। तो कन्वर्जन पे तो कुछ है ही नहीं, कन्वर्जन पे तो क्या करना है, जो एसेट है अब बस ये है कि जो उनकी कैपिटल थी वो शेयर होल्डर फंड नाम से आ जाएगी, बाकी तो सारा सेम ही है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कर लोगे भाई आप? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5, हरी, लाल एंड जय हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 as a wholesale stationer trading under the name of Hari Brothers. They decided to convert their partnership into limited company with effect from 1st January 2012 to be known as Hari Limited. Immediately prior to conversion, balance sheet of the firm इस तरीके से balance sheet थी. The term of conversion are that Hari Limited is take over the asset and liability of Hari Brothers as follow. वो कह रहा है कि जो हरी लिमिटेड वो हरी ब्रदर्स के एसेट और लाइबिलिटी को ले लेगी। वैल्यूशन फॉर टेक ओवर, उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग को 96,000 पे किया, प्लांट एंड मशीनरी को 28,000 पे, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर और गुडविल को 10,000 पे किया है। द क्लोजिंग बैलेंस इन एक्सिस बैंक आर टू बी ट्रांसफर टू देना बैंक अकाउंट बिफोर ऑल द अदर डिसोल्यूशन एंट्रीज आर इफेक्ट इन पार्टनरशिप लेजर। वो कह रहा है कि जो एक्सिस बैंक का बैलेंस है वो किस में ट्रांसफ़र करना है, देना बैंक के अंदर, बिफोर ऑल द डिसोल्यूशन एंट्रीज आर इफेक्ट इन पार्टनरशिप लेजर। बाकी के बाद में डिसोल्यूशन एंट्री है जो सारी पास करोगे, मतलब बाकी का क्या, अब कोई लाइबिलिटी नहीं ली है तो उस लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई एसेट नहीं है तो उसका सेल करेंगे या कुछ न कुछ करेंगे उसका, या फिर ये मानेंगे बुक वैल्यू पे वो परचेजिंग कंपनी लेके गई है। लाल took over one of the motor vehicle at an agreed value of 2,000. All other liability were paid from the देना बैंक। वो कह रहा है लाल ने जो एक मोटर व्हीकल जो है वो ले ली कितने पे, 2,000 रुपये पे। ठीक है, द परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय द इश्यू एट पार ऑफ ₹60,000, 10% डिबेंचर टू द पार्टनर इन देयर कैपिटल अकाउंट proportion as shown in the above balance sheet plus equity share in Hari Limited of ₹1 each, fully paid to make the बैलेंस ड्यू टू ईच पार्टनर। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट ऑफ एक्सिस बैंक, देना बैंक और इन द बुक्स ऑफ हरी ब्रदर्स। मतलब पहले तो हरी ब्रदर्स की बुक्स को क्लोज करो। तो भाई हरी ब्रदर्स तुम्हारे पहले तो
द क्लोजिंग बैलेंस इन एक्सिस बैंक अकाउंट और देना बैंक अकाउंट दोनों बना दीजिए, ठीक है। या फिर एंट्री के थ्रू करना चाहो तो एंट्री के थ्रू कर दो। या अकाउंट ही बना देते हैं, बात ही ख़त्म करते हैं ना। एक्सिस देना बैंक। एक्सिस का बैलेंस तो डेबिट, तो क्या जाएगा, टू बैलेंस BD कितना भाई, 5000 भाई। देना का क्रेडिट है बाय बैलेंस, देना का 20,000। अब क्या कह रहे हैं, द क्लोजिंग बैलेंस इन एक्सिस बैंक अकाउंट इज ट्रांसफर टू देना बैंक अकाउंट। एक्सिस का जो है वो किस में ट्रांसफ़र कर दिया, देना में। तो बाय एक्सिस का जो है वो किस में कर देंगे, बाय देना बैंक। कितने का, 5000 का, टू एक्सिस बैंक 5000, ठीक है। तो एक्सिस तो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई यहाँ पर, ख़त्म, ठीक है। अब देना बैंक से क्या करना है, और कोई लाइबिलिटी जो है उसका पेमेंट अगर करना है तो वो देना बैंक से करेंगे। तो लाइबिलिटी तो देखो और क्या है, देना बैंक का हो गया। उसके बाद में क्या है, क्रेडिटर तो 25,000 के थे और क्रेडिटर तो वो 25,000 पे ले ही लिए, ठीक है। और तो कुछ है क्या, क्रेडिटर गए, देना बैंक अकाउंट गए, क्रेडिटर गया, ठीक है। लोन हरी और गोपी का है। अब हरी और गोपी का जो लोन है वो अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो ये उसको पेमेंट भी कर सकते हो और चाहो तो आप उनके कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करके कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। लाल टू कवर वन ऑफ द, लेकिन जो भी हो आपको एज्यूम करना होगा। लाल टू कवर वन ऑफ मोटर व्हीकल एट एन अमाउंट ऑफ 2000, अदर लाइबिलिटी आर पेड फ्रॉम द देना बैंक अकाउंट। बाकी सारी लाइबिलिटी जो देना से पे की गई, मतलब लोन इसका भी लोन है जो पे कर दिया गया, कर देते हैं। तो जब लोन पे करोगे तो क्या कर दोगे, बाय लोन हरी, ठीक है। कितने का, 3000 का, 3000 का देना, और बाय लोन गोपी कितने का, 7000 का। तो देना बैंक का बैलेंस कैलकुलेट कर दो भाई, 20,000 प्लस 3,000 प्लस 7,000 माइनस 5,000। तो देना का कितना है, टू बैलेंस CD, ठीक है। कितने का, 25,000। अब ये जो है ये क्या करेंगे, ये यही मानेंगे परचेजिंग कंपनी लेके जाएगी, क्योंकि अब और तो कहाँ से पैसा भी नहीं है तो कहाँ से पेमेंट करें, ठीक है। जो भी है वो सारे तो लेके गए। तो इसके अलावा यहाँ पर लाइबिलिटी में एक और लिख देते हैं, देना बैंक 25,000, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय इश्यू एट पार 60,000, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, चलो रियलाइजेशन अकाउंट बना दें। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर देंगे, फिक्स एसेट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू प्लांट एंड मशीनरी टू मोटर व्हीकल टू इन्वेंट्री टू डेटर टू एक्सिस बैंक तो करने की ज़रूरत नहीं, एक्सिस बैंक तो आप ख़त्म कर चुके, ठीक है। और लोन ये एक्सिस बैंक से पेमेंट कर चुके, तो इनको रियलाइजेशन लाने की ज़रूरत नहीं। क्रेडिटर बाय क्रेडिटर कर दीजिए, बाय देना बैंक कर दीजिए, कितने से, 25,000 से, ठीक है। उसके बाद में क्या है, रियलाइजेशन में एक एंट्री क्या हो जाएगी, लाल टू वन ऑफ द मोटर व्हीकल एट एन अग्रीड अमाउंट ऑफ 2000। तो क्या कर देंगे, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2000 से ये एंट्री कर देंगे। और लाइबिलिटी वर पेड बाय द देना बैंक अकाउंट, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन, तो अब परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना है। तो एसेट है, उनको तो प्लस में रहने दीजिए, और जो लाइबिलिटी उनको माइनस में कर दीजिए, इन्वेंट्री डेटर क्रेडिटर। तो कितने के हो गए, 96,000 प्लस 28,000 प्लस 15,000 प्लस 60,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 माइनस 25,000 देना बैंक का और माइनस 25,000 क्रेडिटर का।
तो 1,83,000 का क्या हो गया आपका परचेज कंसिडरेशन। समझ पा रहे हो बात? कैसे कैलकुलेट करेंगे, असेट सारों का टोटल करके लाइबिलिटी लेस कर दें। क्लियर है? तो 183 का क्या हो गया परचेज कंसिडरेशन हो गया। और ये परचेज कंसिडरेशन के लिए क्या कर देंगे बाय हरी लिमिटेड, ठीक है। और फिर हरी लिमिटेड से क्या हो जाएगा 60,000 के तो क्या मिल जाएंगे इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, सॉरी। तो रियलाइजेशन में क्या कर देंगे बाय हरी लिमिटेड, और फिर रियलाइजेशन में एंट्री करने वो पैसा मिलने की भी एंट्री करनी पड़ेगी, तो वो क्या कर देंगे क्या क्या मिल रहा है परचेज कंसिडरेशन 10% डिबेंचर इन हरी लिमिटेड 60,000 के, और बाकी का 183 माइनस 60,000 123 का इक्विटी शेयर इन हरी लिमिटेड 1,23,000। फिर क्या करेंगे सर, फिर रियलाइजेशन का बैलेंस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और कोई अकाउंट है रिजर्व वगैरह तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसके अलावा करंट अकाउंट है तो वो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। पार्टनर कैपिटल में से जो उनका डिबेंचर मिले वो तो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और बाकी जो है उनके इक्विटी शेयर दे देंगे। कैसे, ये उनका बाय बैलेंस पड़ा है, ठीक है। ये करंट अकाउंट उनका ट्रांसफ़र कर दिया, रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट आया वो ट्रांसफ़र कर दिया, ये जो रियलाइजेशन वो मोटर व्हीकल ले रहा था वो दे दिया, ठीक है। 10% डिबेंचर इन हरी लिमिटेड जो उन्होंने केस में दिया उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कितना है नहीं जो उनका अभी कैपिटल का रेशियो है 70-30-20, ठीक है। तो उस रेशियो में उन्होंने ये दे दिया, बाकी जो बचा उनको इक्विटी शेयर दे दिया, और इस तरीके से क्या कर देंगे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में बिजनेस परचेज अकाउंट एंड हरी ब्रदर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड बुक, वो कह रहा है कि बिजनेस परचेज अकाउंट वगैरह बनाओ, तो जो परचेजिंग फॉर्म कंपनी है वो क्या कर देगी एंट्री, जो एसेट ली उनको डेबिट किया, जो लाइबिलिटी ली उनको क्रेडिट किया, ठीक है। और टू बिजनेस परचेज, और फिर बिजनेस परचेज टू 10% डिबेंचर और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से क्या कर देगी वो एंट्री कर देगी। तो कोई दिक्कत वाली बात आएगी क्या, कर लोगे भाई, समझ पा रहे हो बात, ठीक है। इलस्ट्रेशन आइए 6th में। A and B were carrying on business sharing profit and losses equally. The firm's balance sheet as at 31st December 2011 was the business was carried on till 30/6/2012. अब देखो यहाँ पर भी क्या है, कन्वर्जन वाले में कुछ पॉइंट है नहीं, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई 31/12 को ये सिचुएशन थी, फिर 6 महीने हमने बिजनेस और चलाया, और मेन क्वेश्चन ये कहेगा 6 महीने में ये किया, 6 मंथ में वो किया, 6 मंथ में वो किया। आप पता करोगी पहले तो ये चीज़ें पता करो, फिर छोटा सा पॉइंट कहेगा कि उन्होंने सेल कर दिया बिजनेस। द पार्टनर विड्रॉ इन इक्वल अमाउंट हाफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन मशीनरी एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ 5% ऑन लीजहोल्ड प्रीमाइसेस। इन हाफ ईयरली सन्ड्री क्रेडिटर वर रिड्यूस बाय 10,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट बाय 15,000। वो क्या कह रहे हैं कि इन 6 महीनों के अंदर, जो ये 6 महीने थे, इन 6 महीनों के अंदर क्या हुआ, जो पार्टनर थे उन्होंने क्या किया, उतना विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया जितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया उसका आधा, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना कमाया वो पता नहीं, प्रॉफिट कितना कमाया वो पता नहीं, ठीक है। तो उस केस के अंदर प्रॉफिट कैसे पता करते हैं, तो आपको पता होगा कि भाई ओपनिंग कैपिटल होगा, ठीक है, उसमें अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है, और उसमें से अगर कुछ ड्राइंग होगा तो कैपिटल कम होगी, और ये मिला के क्या बनेगा क्लोजिंग कैपिटल बनेगा। क्लियर है, ठीक है। प्रॉफिट है वो कह रहे हैं x, और क्लोजिंग कितना है, सॉरी ड्राइंग कितना है 0.5x। ओपनिंग कैपिटल कितना है 2,70,000, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल 6 महीने बाद की कैपिटल कितनी वो पता नहीं, ठीक है। तो पता करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी, मशीनरी पे तो 10% डेप्रिसिएशन लगा, तो 1,50,000 माइनस 10% पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 5%, 142,500। ध्यान रखिएगा भाई यहाँ 6 महीने का ही है। डेप्रिसिएशन 5% ऑन लीज होल्ड प्रोमाइजेज, लीज होल्ड प्रोमाइजेज कितने का है
34,000 का है माइनस 2.5% 6 महीने का, तो ये हो गया 33,150। 6 मंथ बाद की 30/6/2012 की सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 75,000, ठीक है भाई, स्टॉक वैल्यू हो रहा है 75,000 पे। डेटर जो है वो कितने पे, 60,000 पे, ठीक है। डेटर कहाँ है, तुम्हारी वैल्यू है डेटर, तुम्हारी वैल्यू है 60,000, ठीक है, लिख दिया। जॉइंट लाइफ पॉलिसी हैज बीन सरेंडर फॉर 9,000 बिफोर 30/6/2012 एंड अदर आइटम रिमेन द सेम एज ऑन 31 दिसंबर। वो कह रहा है कि JLP जो थी वो 30/6/2012 से पहले ही हमने सरेंडर कर दी थी और उस पर 9,000 रुपये मिले थे, मतलब ये कुछ बची है क्या इस दिन को, नहीं बची। P&L अकाउंट का बैलेंस जो है वो अपने को सेम ही रखना होगा, ठीक है, क्योंकि P&L अकाउंट बैलेंस जो है वो अल्टीमेटली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही होता है, ठीक है। और ड्राइंग कहाँ चला गया, और ड्राइंग जो है वो भी सेम ही रखना होगा, क्यों, क्योंकि इनकी वजह से कोई इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। अब क्रेडिटर जो है वो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, सन्ड्री क्रेडिटर व रिड्यूस बाय 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो 10,000 से कम हो गया, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर कितने के बचे, 50,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट बाय 15,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 से कम हो गया, तो 20,000। सर P&L और ड्राइंग अकाउंट को क्यों सेम वैसा का वैसा रखा, क्योंकि अगर आपको P&L वगैरह करना है तो अल्टीमेटली वो क्या करो, ओपनिंग कैपिटल ओरिजिनल कैपिटल निकालोगे तो ड्राइंग और P&L जो है वो एडजस्ट करके ही निकालोगे, समझ पा रहे हो बात। तो ओपनिंग कैपिटल वहाँ 270 नहीं होगा। सर मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं, समझाइए। P&L का डेबिट बैलेंस है 26,000, ठीक है, और उनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है जो इक्वल है, तो ये P&L का डेबिट बैलेंस हटा दो इनका, चलो ओपनिंग में, तो फिर ये 13,000, ठीक है, और फिर 10,000 और 16,000 ये यहाँ से हटाओगे तो क्लोजिंग से भी हटाना पड़ेगा, या दोनों से मत हटाओ या दोनों जगह हटा दो, ठीक है। एक बार अभी कर रहे हैं अपन, दोनों जगह रहने दे रहे हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस कितना आ जाएगा, 75,000 प्लस 142,500 प्लस 60,000 प्लस 33,150 प्लस 26,000 प्लस 16,000 माइनस 50,000 माइनस 20,000, 282,650, 282 क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर दी 282,650, ठीक है। और उसके हिसाब से हमने प्रॉफिट है जो 282,650, और इसके हिसाब से अगर हमने क्लोजिंग कैपिटल है जो कैलकुलेट की तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। गलत क्यों हो जाएगी, तो देखो हमने क्या कहा, ओपनिंग प्लस उसमें प्रॉफिट और लेस ड्राइंग इक्वल टू क्या हो जाता है, क्लोजिंग हो जाता है, ठीक। अब समझिएगा हमने कहाँ गलती की और किस तरीके से गलती की थी। देखो क्या लिखा है उन्होंने, एक छोटे से छोटे पॉइंट की वैल्यू क्या होती है वो बताता हूँ। देखो क्या लिखा है, 6 मंथ आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम मतलब 10% लगता है साल का। अगर 5 महीने है तो 5 महीने का लगाओ, 6 महीने है तो 6 महीने का लगाओ, और 7 महीने तो 7 महीने ऑन मशीनरी। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ 5% ऑन लीज होल्ड प्रोमाइजेज। लेकिन लीज होल्ड जो लीज होल्ड प्रोमाइजेज है उस पर तो आपको पूरा 5% लगाना, 6 महीने के हिसाब से नहीं। वो क्या कह रहा है, आफ्टर राइटिंग ऑफ, उस पर राइट ऑफ करना है 5% हटाना है उसमें। ऐसा नहीं 6 महीने के हिसाब से 2.5% कर दो। तो यहाँ लीज होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 34,000 माइनस 5%, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 33,150 की जगह कितना हो जाएगा, 32,300। कितना हो जाएगा, 32,300। तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या फ़र्क आएगा, तो देखो 75,000 प्लस 142,500 प्लस 60,000 प्लस 32,300 प्लस 26,000 प्लस 16,000 माइनस 50,000 माइनस 20,000, तो ये कितना आ जाएगा, 281,800, ठीक है। तो ओपनिंग कितना हो गया, 2,70,000, ठीक है, प्लस प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, x हो गया, ये कितना हो गया 0.5x हो गया, और क्लोजिंग कितना हो गया 281,800। तो कितना हो गया 2,70,000
सॉरी 281,800 माइनस 2,70,000 11,800, ठीक है, डिवाइड बाय 0.5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 23,600, ठीक है। प्रॉफिट हो जाएगा 23,600 और ड्राइंग हो जाएगी इसके आधे डिवाइड बाय 2 11,800, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट भी उनका इक्वल है और ड्राइंग भी इक्वल है, तो दोनों की प्रॉफिट कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 2 कर दोगे और ड्राइंग कितनी कर दोगे, इक्वल कर दोगे। तो इतना करने के बाद आपको ये यहाँ तक के पॉइंट है जो क्लियर हो गया और यहाँ तक आपका कैपिटल अकाउंट है जो बन जाएगा। फिर उसके बाद ऑन 30/6/2012 द फर्म सोल्ड द बिजनेस ऑफ लिमिटेड कंपनी और गुडविल वैल्यू की 1 लाख, रेस्ट ऑफ द एसेट वर वैल्यूड एज ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट एज ऑन 30/6/2012। तो रियलाइजेशन में नेट प्रॉफिट कितने का होगा भाई, 1 लाख का होगा, क्योंकि सारी एसेट जो बुक वैल्यू पे ली सिर्फ 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा दिए गुडविल के, ठीक है। कंपनी पेड द परचेज कंसिडरेशन इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, और परचेज कंसिडरेशन इक्विटी शेयर में दिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट बना देंगे, सारी एसेट ट्रांसफर किया, सारे लाइबिलिटी ट्रांसफर किया, जो उनकी बुक वैल्यू एसेट माइनस लाइबिलिटी का जितना पेमेंट बनता है उतना पेमेंट वो करेंगे, लेकिन उसमें 1 लाख रुपये वो गुडविल के और देंगे। तो ये 1 लाख रुपीज़ का रियलाइजेशन प्रॉफिट आ जाएगा, जो आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट पुराने जो P&L वी&L वगैरह जो करंट अकाउंट वो सारे ट्रांसफ़र कर दो, रियलाइजेशन ट्रांसफ़र कर दो, और जिसका जितना कम पड़ता है उतना उसको इक्विटी शेयर दे दो, पेमेंट कर दो और बात ख़त्म करो, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन अब तो। इलस्ट्रेशन 7 पे, यार ये ऐप ऐसे क्यों कर रही है। इलस्ट्रेशन 7 ये बोर कर देगा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बोर मतलब कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि इसने क्या किया, बैलेंस शीट भी जो है वो नालायक ने सही फॉर्मेट बना के नहीं दिए, इस तरीके से लाइनों में लिख के दिए। A, B and C वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2:1। देयर वॉज नो प्रोविजन इन एग्रीमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग, ठीक है भाई। ए है जो 30/12/2010 को उसकी डेथ हो गई, ऑन दैट डेट पार्टनर बैलेंस वर एज अंडर। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ए और बी और सी का था, ये 60,000 40,000 20,000, और करंट अकाउंट का 29 20 और 5,000, ठीक है। तो ये इनका, इस क्वेश्चन को अगर करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, साथ साथ में इनको लिखते रहना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कहाँ। तो कैपिटल अकाउंट अपन ने बना दिया और करंट अकाउंट एक बना दिया। तो करंट अकाउंट है जो उसके अंदर उनका बैलेंस लिख दो 29 20 और 5,000, और कैपिटल अकाउंट के अंदर उनका 60,000 40,000 और 20,000 का बैलेंस है। क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ेगा इसको साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन जो वो लाइन बाय लाइन चल रहा है, तो फॉर्मेट उसने सही दिया नहीं है, तो अपने को दिक्कत आ जाएगी। समझ पा रहे हो बात, कि भाई कैपिटल अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट दे रखी हो तो अपन यूज टू है वो देख के समझते हैं, इसमें तो लाइनों के हिसाब से दे रखे हैं। बाय द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द सम ड्यू टू एज स्टेट वॉज रिक्वायर्ड टू बी पेड विद इन a period of 3 years and the minimum installment of 20,000 each were to be paid. The first of such installment falling due after immediately after the death and subsequent installment at half yearly interval, interest जो है 5% पे credited half yearly। वो कह रहा है जैसे ही कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर उसको क्या करेंगे, 20,000 के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। और उसके अलावा उसको क्या कहा गया कि हम 5% का प्रीमियम भी, 5% का इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है भाई। तो उसकी डेथ हुई है, करंट अकाउंट जो उसका बैलेंस निकाल देंगे, उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, और कैपिटल अकाउंट से उसके लोन अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसमें से उसको क्या करते जाएंगे, पैसा देते जाएंगे। लेकिन ये डेथ हुआ उस वक्त गुडविल वगैरह कोई एडजस्टमेंट है तो वो भी करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दे रहे हैं। इन असर्टेनिंग हिज शेयर गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स वॉज वैल्यूड एट 60,000। इन ascertaining his share goodwill not recorded in books was valued at 60,000। गुडविल की वैल्यू जो है वो 60,000 की वैल्यू की है, और एसेट एक्सक्लूडिंग जॉइंट एंडोमेंट पॉलिसी वर वैल्यूड एट 36,000 इन एक्सेस ऑफ बुक वैल्यू। तो वो कह रहा है रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो 36,000 का है, और गुडविल का प्रॉफिट जो है वो कितने का है, गुडविल जो है वो कितने की, 60,000 की। तो गुडविल जो है उसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे, उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। और कौन जा रहा है भाई, ए जो है उसकी डेथ हो रही है, और बाकी के क्या कर रहे हैं, बुक वैल्यू जॉइंट एंड एग्रीमेंट बी एंड सी कंटिन्यू ऑन सेम टर्म, वो ए बी सी और फिर बी और सी 2:1 में ही कर रहे हैं। तो पहले 60,000 जो थे वो किस में जा रहे थे, 60,000 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको मिलता था 10,000, इसको मिलता था 30,000, इसको मिलता था
20,000। अब क्योंकि ये बेचारा ये चला गया तो 60,000 है, और ये दोनों बांटेंगे तो इसको मिलेगा 20,000 और इसको मिलेगा 40,000। तो ये कहेगा मेरा गुडविल कितने से कम हुआ, मेरा गुडविल कम हुआ 30,000 से। मेरा ये कहेगा मेरा गुडविल में हिस्सा बढ़ा 20,000 से, मेरा गुडविल में हिस्सा बढ़ा, सी कहेगा 10,000। तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, गुडविल में हिस्सा कम हुआ है तो 2 ए इज़ कैपिटल 30,000, बी इज़ कैपिटल 20,000 और सी इज़ कैपिटल 10,000। ठीक है, ये एंट्री कर देंगे, ये इसकी एंट्री हो गई 20, 10, 20, 10। ठीक है, ये एंट्री कर दी। वैसे वैसे रिवैल्यूशन पे कितने का है, 36,000 इन एक्सेस है, तो 36,000 को 3 to 1 में बांट देंगे, फिर 2 1 में बांट देंगे और फिर उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। तो 12/6 ये दोनों एडजस्टमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो लाइन बाय लाइन दे रहा है तो उस वजह से। नो गुडविल अकाउंट वॉज रेज, नो अल्ट्रेशन वॉज मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। ठीक है, हमने किया भी नहीं है। द जॉइंट एश्योरेंस पॉलिसी सोन इन द बुक्स at 20,000 matured on 1/1/2011 raising 26,000। 20,000 की जगह कितने मिले, 26,000। और कब मिला, 1/1/2011 को, मतलब उसकी डेथ वाले दिन है, उससे जस्ट आगे वाले दिन। तो इस जो 6,000 रुपये 6,000 एक्स्ट्रा मिले उसमें भी उसको ब्याज पैसा मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा। क्या उसमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ तो पैसा मिल रहा है। तो क्या कहेंगे 26,000 कैश टू JLP कितने का 20,000 और बाकी एक्स्ट्रा जो है टू A टू B टू C। ठीक है, 6,000 है तो 3,000, 2,000, 1,000 उनके पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वाले में इनमें कोई दिक्कत है आपको JLP वगैरह में, तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, सबसे सेकंड लास्ट प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिएगा उसको। पेमेंट ऑफ सेकंड लास्ट है, थर्ड लास्ट है, पार्टनरशिप नाम से ही है। पेमेंट ऑफ 20,000 मेड टू एज एग्जीक्यूटर ऑन 1/1/2011 30/6/2000। और अब जो है ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद में ए का जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये इसका 3,000, 2,000, 1,000 किया। अब ए का जो बैलेंस है उसका करंट अकाउंट का बैलेंस है वो क्या कर देंगे हम, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये क्या कर दिया उसके कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में ए का क्या था, शुरू का 60,000 था, 80,000 ये आ गया, टोटल 140 जो था उसका एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट। ठीक, अब वो क्या कह रहे हैं, बी और सी ने कंटिन्यू किया ट्रेडिंग ऑन द सेम टर्म एज प्रीवियसली एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2011 बिफोर चार्जिंग द इंटरेस्ट ड्यू टू एज एस्टेट अमाउंटेड टू ₹32,000 कि 32,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ड्यूरिंग दैट पीरियड पार्टनर ड्राइंग वर 15,000 एंड 8,000। ठीक है, तो ये प्रॉफिट और ड्राइंग का छोड़ के पहले अपन उसका इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो उसका एग्जीक्यूटर के अकाउंट में पहुंचते हैं। ठीक है, जब बनाएंगे तो 140 पहले इंस्टॉलमेंट तो हाथों हाथ दी, उस पर तो कोई ब्याज होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 6 मंथ बाद में दिए तो 1,20,000 का ड्यू था, तो 5% के हिसाब से पूरे साल भर का होता है 6,000, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 3,000, 123, जिसमें से 20,000 की फिर इंस्टॉलमेंट देती है 1,03,000। फिर 1,03,000 पे 5% के हिसाब से होता है साल भर का 5150, तो आधे साल का हो जाएगा 2575 और ये इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया और बैलेंस बचा 85,875। तो 2011 के अंदर क्या हुआ, इंटरेस्ट का कितना पेमेंट किया आपने 3,000 और 2575, तो टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2011 3,000 प्लस 2575 कितना 5575। ठीक है, तो 32,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 5575 जो वो आपका इंटरेस्ट का चला गया, तो बाकी कितना बचा 26,425 और जो दोनों किस में बांटेंगे 2:1 में डिवाइड बाय 3, तो 880822 17,616 यही है ना उनका 2:1 ही था ना। तो ये इनके करंट अकाउंट में इनके एंट्री कर देंगे। ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर ये उनका 17,616 और 8808, बाकी का तो ये उनका बैलेंस। अच्छा, इनका बैलेंस डेबिट हो चुका है, बैलेंस क्रेडिट किया,
ठीक है। और उसके अलावा उनकी ड्राइंग वो 15,000 और 8,000 दोनों दे रखी है, और ये इनका करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये 1/1/2012 पे आ गए। अब कैपिटल अकाउंट में तो कुछ हुआ नहीं। ऑन 1/1/2011 द पार्टनरशिप वर डिसॉल्व्ड एंड ऑफर टू परचेज बिजनेस एज गोइंग कंसर्न फॉर ₹1,40,000 वर एक्सेप्टेड ऑन दैट डेट। अब क्या हुआ, 1/1/2012 को पार्टनरशिप को किसी ने परचेज करने का कहा और ₹1,40,000 अपने को ऑफर किए, और ₹1,40,000 अपन ने क्या कर दिया, उनको पे कर दिया, मतलब उसको दे दिया। चेक ऑफ दैट सम वाज रिसीव्ड ऑन 30/6/2012 और उसका पैसा हमें मिला है 30/6/2012 को। द बैलेंस ड्यू टू एज एस्टेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाज पेड ऑन 30/6/2012 ऑन दैट डेट। बी एंड सी रिसीव द सम ड्यू टू देम, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप। अब देखो, अब होता क्या है, रियलाइजेशन बनाते हैं, फॉर्म जब सील होती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, एसेट लिखते हैं, लाइबिलिटी को सारों को राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा पैसा मिलता है या कम पैसा मिलता है वो सारा का सारा करते हैं। लेकिन अपने पास यहाँ पर क्या है, सिर्फ ले दे के एक कैपिटल अकाउंट है और एक लोन अकाउंट है एज एग्जीक्यूटर, उसके अलावा और कोई बैलेंस है क्या, नहीं। तो फिर क्या करें, तो फिर हम ये करें कि जो बाकी का बचेगा उसे हम क्या मानेंगे, साइंटिफिक एसेट मानेंगे। और तो अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं भाई, कैपिटल का अकाउंट है और लोन का अकाउंट है। इस साइड तो फिर भी कैपिटल और लाइबिलिटी दिया है, एसेट साइड में तो कुछ भी नहीं दिया, तो बाकी जो बचेगा वो सारा का सारा हम क्या करेंगे, सन्डी क्रेडिटर मानेंगे, मानना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? और अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे, तो ये एक बैलेंस शीट बनाएंगे। ये देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, उनका कैपिटल अकाउंट का, और उस दिन का उनका करंट अकाउंट का बैलेंस, और एक उसका लोन है। तो बाकी जो बचेगा वो 1,19,000 जो है वो क्या है, सन्डी फिक्स एसेट। सन्डी फिक्स एसेट है 1,19,000 की, और लाइबिलिटी है 85,575। 1,19,000 की तो एसेट ले रहे हैं, ठीक है। और एक एग्जीक्यूटर को तो अपन ही पेमेंट करेंगे, वो एसेट ले रहा है और वो उसके कितने पैसे दे रहा है, 1,40,000 दे रहा है। तो बाकी का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। फिर इसके बाद में तब आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं। रियलाइजेशन में ये 2 सन्डी एसेट कर दिया, ठीक है, ये, और उसमें से टोटल 1,40,000 मिलेंगे, जिसमें से 1,40,000 बैंक अकाउंट, ये सीधा उसने रियलाइजेशन बाय बैंक किया, ठीक है। अब उसमें से उसका 6 महीने का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो कितने का हो जाएगा, 8585 ऐसा कुछ था ना, बैलेंस उसका कितना था, 85,575, 85,575। इसका 5% इंटू 6/12, ठीक है। ये इंटरेस्ट का ऐसे एंट्री करो, या फिर आप चाहो तो क्या कर दो, रियलाइजेशन में ही ख़त्म कर दो बाय एज एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो यही ख़त्म करोगे तो और ज़्यादा सही हो जाएगा। 85,575 का इसका ये भी रियलाइजेशन में ख़त्म किया, और 2 क्या कर दो, बैंक, यहीं पर उसको दे दो एज एग्जीक्यूटर, उसको दे दवा के दवा करो, उसको कहोगे ये ला तुम्हारा 85,575 प्लस उस पर तुम्हारा 2140, ये लो ब्याज तुम्हारा 87,715, ये लो तुम्हारा यहीं ले जो, और यहीं तुम्हारा ख़त्म करो, ठीक है। जो बाकी बचा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। और फिर पार्टनर इनका करंट अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो है नेट है जो कैश पे करके ख़त्म कर देंगे। क्लियर है, कर लोगे क्वेश्चन भाई, ये भी आसान ही है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली बात है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सिर्फ डिस्कस ही करेंगे, क्योंकि बहुत आसान ही है, इनके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। प्रभु एंड कंपनी इज ए पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ मिस्टर प्रभु, मिस्टर भोला, मिस्टर शिव, वो शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2:2:1। भगवान लिमिटेड इज ए कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस, ठीक है। प्रभु एंड कंपनी और भगवान लिमिटेड, प्रभु एंड कंपनी में ये पार्टनरशिप में तीनों, और उसमें वो कंपनी है। इट वॉज डिसाइडेड दैट फर्म प्रभु एंड कंपनी विल बी डिसॉल्व एंड ऑल द एसेट एक्सेप्ट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक and all the liability of firm taken over by the Bhagwan Limited by issuing 25,000 share of 10 each at a premium of 2%। तो पैसा कितना मिलेगा, इक्विटी शेयर मिलेंगे 25,000 1/12 का, मतलब कि क्या हो गया उनका रियलाइजेशन के अंदर परचेजिंग कंपनी उसको कितने से कर देंगे, 3 लाख रुपये से अपना डेटर बना देंगे, ठीक है। सारी एसेट ले रहा है तो सारी एसेट को रियलाइजेशन में, सारी लाइबिलिटी ले रहा है तो सारी लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में, और ये 3 लाख का किस नाम से, भगवान लिमिटेड नाम से कर देंगे, ठीक है। कैश को नहीं लिया है। पार्टनर ऑफ प्रभु लिमिटेड एग्रीड टू डिवाइड द शेयर इश्यूड बाय द भगवान लिमिटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड बीइंग नेसेसरी कैश फॉर द सेटलमेंट ऑफ देयर कैपिटल। वो कह रहे हैं ये जो 3 लाख मिले हैं ना, वो क्या करेंगे, उनको कैपिटल रेशियो में ले लेंगे। मतलब कि कैपिटल रेशियो कितना है,
सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिवाइड द शेयर इशूड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका 2:2:1। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 2:2:1 मतलब कि 60,000 और 120 और 120, 2:1, ये उनको सेटल कर दिया। द क्रेडिटर ऑफ प्रभु कंपनी 50,000 इन भगवान लिमिटेड, जिसकी वो क्या कर देंगे एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 12,500 ऑफ प्रभु एंड कंपनी मस्ट आल्सो बी टेकन ओवर बाय भगवान लिमिटेड। अनरिकॉर्डेड है प्रभु एंड कंपनी में, तो उसको तो वैसे ही ख़त्म करना है, तो वो तो अपनी बुक में अब लिखेगा नहीं, और बाकी जो है वो भगवान लिमिटेड अपनी बुक के अंदर लिखेगा। तो इसको बुक क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, सारी एसेट को राइट ऑफ किया, सारी लाइबिलिटी को राइट ऑफ किया, और बाय भगवान लिमिटेड 3 लाख से लिखा। रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट आया वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, और कोई रिजर्व वगैरह है तो वो उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, उनका बैलेंस लिखा, ठीक है। और 2 इक्विटी शेयर इन भगवान लिमिटेड, वो 120, 120 और 60, और बाकी जो बचेगा वो 2 कैश और बाई कैश कर देंगे, ठीक है। तो ये 120, 120, 120 और 2 कैश, और जिसका कम पड़ेगा वो बाई कैश लेके आके ख़त्म करेगी, ठीक। और वो परचेजिंग कंपनी क्या एंट्री करेगी, सारी एसेट टू सारी लाइबिलिटी जो उसने ली है, ठीक है। एक कैश को नहीं ले रहा है, और लाइबिलिटी में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी लिखेगा 12,500, और पैसा लिखेगा 3 लाख। अगर ज़्यादा दिया तो गुडविल और कम दिया तो कैपिटल लेजर करके, यहाँ पर शायद कम दिया इसलिए कैपिटल लेजर लिखेगा, कम दिया है तो कैपिटल लेजर में लिख के इस तरीके से कर लेगा। कर लोगे क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या, इजी क्वेश्चन है। Illustration 9, P and Q were carrying on business sharing profit and losses equally. The firm balance sheet as at 31st December 2012 इस तरीके से दे रखा है। द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस वाज कैरिड ऑन टिल 30/6/2012। एक क्वेश्चन किया वैसा 2 क्वेश्चन किया एक्चुअल में, आधा इस एक क्वेश्चन में पार्ट और आधा दूसरे क्वेश्चन, 2 मिला के यहाँ एक किया है, ठीक है, 30/6। उसके बाद में P and Q बोथ विदड्रॉ एन इक्वल अमाउंट हाफ ऑफ द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द करंट 6 month आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 5% ऑन 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ 5% ऑन बिल्डिंग। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बिल्डिंग पे 5% होगा, और इस पर कितना 10% साल भर का पर एनम है तो 5%, ठीक है। और इस पर राइट ऑफ किया, ये पर एनम नहीं है तो इस पर 5% सीधा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ सर, इस पर -5% और इस पर भी कितना, बिल्डिंग पे भी 5% और प्लांट पे भी 5%, क्योंकि प्लांट पे 10% पर एनम है तो आधे साल का 5%, और इस पर 5% राइट ऑफ करना है, ठीक है। करंट 6 month क्रेडिटर जो है वो इतने से रिड्यूस, सेम लाइन है, कोई चेंज हो क्या, सेम लाइन कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6th था या ऐसा कुछ था, 6th क्वेश्चन जो था सेम क्वेश्चन है, बस जो है लाइन जो है वो देख लो, ये 6th क्वेश्चन जो है वो सेम है, बस ये 10,000 रिड्यूस हुआ बैंक ऑर्डर, बस इसमें अमाउंट है जो चेंज किया है। तो ये आईपैड गर्म हो गया, पर थोड़ी गर्मी है यार आज। ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर 6,000 बिफोर 30/6/2012, स्टॉक वाज वैल्यूड एट 84,000, सेम लाइन है, सिर्फ अमाउंट है जो चेंज किया गया, ठीक है। और ये गुडविल और इस तरीके से 130 और रिमेनिंग एसेट रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह बनाना है। इसके साथ आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कीजिएगा, और भी क्वेश्चन इसके जो भी मिले आपको वो सारे ट्राई कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेक्चर कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा मोटिवेट ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो रहे कि नहीं हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।